टूम कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी और डॉक्टरों के मुताबिक इसके पास 6 महीने का वक्त था। ये खबर कुलसुम के वालिद रफाकत अली के लिए एक क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था जहां इसने अपनी बेटी का इलाज ना करवाया हो। जब इसे पता चला कि बेटी के पास वक्त बहुत कम है, तो वो कुलसुम का दामन खुशियों से भरना चाहते थे। अपनी बेटी की शादी के लिए अखबार में इश्तिहार दिया कि जो शख्स भी मेरी बेटी को इन 180 दिनों में खुश रखेगा तो मैं आधी जायदाद इसके नाम कर दूंगा। फातिमा ने अखबार में जब ये इश्तिहार देखा तो अपने मंगेतर को फोन किया और उससे कहा कि जरूर चांस लेना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए शायद ये आखिरी मौका हो हमारे पास। तुम कुलसुम से शादी कर लो, बेचारी 6 महीने ही जिंदा रहेगी और फिर इसकी वफात के बाद हम आपस में शादी कर लेंगे। अरसलान ने अपनी मंगेतर की बात पर गौर किया। फिर 70 करोड़ के लालच में इसने कुलसुम से निकाह किया और फिर इसके मरने का इंतजार करने लगा। लेकिन इसकी अकल ठिकाने लगी जब इसे पता चला कि वो खुद फंस चुका है, क्योंकि कुलसुम का बाप एक सईद साहब वैसे तो बहुत खुश थे, क्योंकि महदूद आमदन होने के बावजूद इसने अपनी चारों बेटियों की शादी की और इसकी ये खुशकिस्मती थी कि चारों बेटियों की शादी अच्छे घरानों में हुई। बड़ी बेटी की शादी एक इंजीनियर से हुई जो रुखसाना को लेकर दुबई चला गया था। दूसरी बेटी की शादी एक डॉक्टर से हुई और बाकी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छे खानदानों में हुई। मगर वो अपनी बेटी फातिमा की वजह से बहुत परेशान था। वैसे तो अरसलान इसका अपना भतीजा था और सईद साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि इसकी छोटी बेटी फातिमा की शादी अपने भतीजे से ही हो और बचपन में इसकी मंगनी भी तय थी। मगर फातिमा इसकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। फातिमा की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अरसलान को एक अच्छा रोजगार मिल जाए। इसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, मुख्तलिफ कंपनीज में अप्लाई कर चुका था, मगर फिर भी इससे खातर ख्वाह कामयाबी हासिल न हो सकी और आजकल वो एक फैक्ट्री के मालिक की मुंशिगिरी कर रहा था। 25,000 माहाना तनख्वाह ले रहा था, मगर वो इस तनख्वाह पर मुतमिन नहीं था, क्योंकि इसने मास्टर्स की तालीम आला नंबरों से पास की थी और इसके ख्वाब बड़े थे। इसके अलावा वो अपनी मंगेतर फातिमा से बहुत मोहब्बत करता था। वो जानता था कि फातिमा भी यही चाहती है। वो खुद भी एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रही थी, 30,000 तनख्वाह ले रही थी, लेकिन इसके बावजूद बाकी जगहों पर भी अप्लाई कर रही थी। फातिमा अक्सर अपने बाप के साथ अपनी बड़ी बहनों के घर जाती तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती। पिछले महीने जब वो अपनी बड़ी बहन रुखसाना के घर गई तो हैरान हो गई। रुखसाना का शोहर दुबई में सेटल था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्लाट लिया, फिर इस पर एक शानदार बंगला तमीर किया। फातिमा इस घर को हसरत भरी निगाहों से देखती थी, जबकि वो जानती थी कि अरसलान का घर इतना छोटा है, तंग गली है जहाँ दम भी घुटता है। सईद साहब अपनी बेटी से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो जानते थे कि वो जब अपनी बड़ी बहनों के घर जाती है तो क्या सोचती है, इसके कैसे ख्वाब हैं। लेकिन अब ये भी मुमकिन नहीं था कि वो अपने भतीजे से बेटी का रिश्ता ही खत्म कर दे। बाकी रही फातिमा, तो वो भी अरसलान को बहुत पसंद करती थी, मगर एक चीज जो फातिमा को बहुत बेचैन करती थी, इसने कभी अरसलान के सामने इस बात का इजहार भी नहीं किया था। वो थी अरसलान की जाब। वो फैक्ट्री में एक मामूली सा मुंशी था, हर वक्त फैक्ट्री मैनेजर के आगे पीछे घूमता था और इसको खुश करने की कोशिश करता। मेहनत सबसे ज्यादा करता था, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। फातिमा ने अरसलान से कहा भी था कि ये जॉब छोड़ दो, लेकिन अरसलान यही कह रहा था कि मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जॉब छोड़ दूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि फिलहाल मेरे पास दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं। फैक्ट्री का मैनेजर इस पर रौब भी झाड़ता था, इसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। कई बार ऐसा भी हुआ था कि अरसलान घर में होता, हत्ता कि नींद की हालत में भी मैनेजर साहब का फोन आया और अरसलान तैयारी करने लग जाता। अरसलान का बाप बशीर साहब इससे पूछता कि बेटा ये कौन सा वक्त है कहीं जाने का, जिस पर अरसलान अफसरदा चेहरे के साथ अपने बाप को बताता था कि मैनेजर साहब ने मुझे बुलाया है। बाप बेचारा बेटे की इस जाब की वजह से तंग था। वो अपने बेटे से कहता था कि गोली मारो ऐसी जाब की जहां तुम बिल्कुल गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रही हो। जब चाहे जहां चाहे वो तुम्हें बुला लेता है, खुद घर में रहता है और तुम्हें बुला लेता है। ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन अरसलान अपने बाप से यही कहता
कि बाबा मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं मुश्किलात के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैंने काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में अप्लाई कर रखा है। इंशाअल्लाह मुझे जॉब ज़रूर मिलेगी, मगर शुरुआत में हर किसी को मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिस तरह के मैं सामना कर रहा हूँ। ये इतवार का दिन था जब अरसलान ने फातिमा से वादा किया कि तुम्हें एक अच्छे होटल में खाना खिलाऊंगा। इस पर फातिमा को अपनी बाइक पर पिक किया और होटल पहुंचा ही था कि फोन आ गया। इसने फोन चेक किया तो मैनेजर साहब का था। फातिमा ने जहां ये कहा कि इसे कोई जवाब ना दो, बल्कि फोन ही बंद कर दो, लेकिन वो खौफजदा था। वो किसी सूरत मैनेजर को नाराज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैनेजर को नाराज किया तो वो फैक्ट्री के ओनर को मेरी शिकायत लगाएगा और मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। फातिमा के बार बार कहने के बावजूद इसने मैनेजर की कॉल पिक की। फिर मैनेजर के हुक्म दिया कि जल्दी से फैक्ट्री पहुंचो, क्योंकि माल की अनलोडिंग करनी है और तुम्हारा वहां मौजूद होना जरूरी है। फातिमा को इसने अपने साथ लिया और वापस जाने लगा। फातिमा बिल्कुल इस पर गुस्सा थी, नाराज भी थी, लेकिन इसने फातिमा को घर छोड़ा फिर फैक्ट्री पहुंचा। आज इसका मूड बेहद खराब था। इसी वजह से फैक्ट्री में इसने एक मजदूर से लड़ाई भी की और फिर इस मजदूर ने मैनेजर साहब को अरसलान की शिकायत लगा दी। दूसरे दिन मैनेजर साहब ने अरसलान से कहा कि तुमने फलां मजदूर के साथ क्यों लड़ाई की, जिस पर इसने कहा कि सर वो बदतमीजी कर रहा था। मैनेजर को गुस्सा आया और कहने लगा कि तमीज से रहो, तुम भी एक मजदूर ही हो। तुम में और इन बाकी मजदूरों में क्या फर्क है? ये जिल्लत अब अरसलान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसने भी मैनेजर साहब से यही कहा कि सर, हकीकत तो ये है कि आप भी तो एक मजदूर हैं। आप कौन सा इस फैक्ट्री के मालिक हैं? जिस तरह मैं मालिक से तनख्वाह लेता हूँ, आप भी इसी मालिक से तनख्वाह ले रहे हैं। और वैसे भी आपकी तो तालीम भी मुझसे कम है। आप बीए के आगे ना बढ़ सके, हालांकि मैं एमफिल हूँ और आगे पीएचडी करने का भी इरादा रखता हूँ, अगर किस्मत ने साथ दिया। मैनेजर ने जब अरसलान के मुंह से ये अल्फाज सुने तो गुस्से में पागल हो गया। वो अरसलान के सामने आया, इसे मारने के लिए हाथ आगे किया तो अरसलान ने इसका हाथ पकड़ा। मैनेजर अरसलान को धमकी देने लगा कि बेटा, आज तुम्हारा इस फैक्ट्री में आखिरी दिन है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। अगर आप अरसलान की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इसने भी मैनेजर से कहा कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी नौकरी पर, मुझे आपके नीचे काम करना पड़े। आपने तो मुझे बहुत परेशान किया, ना दिन का चैन ना रात को सुकून। दूसरे दिन ही अरसलान के नाम एक खत आया, जहां पर इसे नौकरी से फारिग कर दिया गया था। लेकिन अरसलान को पहले ही इस हकीकत का पता था। बशीर साहब ने अपने बेटे को तसल्ली दी कि बेटा, मैं भी यही चाहता था, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह तुम एक काबिल लड़की हो, इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी। फातिमा को जब पता चला कि अरसलान ने जॉब छोड़ दी, तब इसने भी अरसलान से अपनी नाराजगी खत्म की और फिर इसे फोन किया, इससे माजरत की कि मेरी वजह से तुम गुस्से में आए। लेकिन इसने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए परेशान था कि मैं तुम्हें एक एक अच्छा खाना खिलाना चाहता था। काफी दिनों से इस इंतजार में था। तुम्हारी बर्थडे थी, लेकिन इस मनाउस मैनेजर की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। खैर, मेरे पास कुछ सेविंग मौजूद है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। कल फातिमा इसे मना कर रही थी, नहीं, लेकिन वो इस बात की जिद कर रहा था कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ कि तुम होटल से बगैर कुछ खाए वापस आ गई। तुम्हें कल हर हाल में आना होगा। वो दोबारा इसी रेस्टोरेंट में मौजूद थे। अरसलान ने इसके लिए अच्छे से खाने का ऑर्डर दिया और इसके बाद दोनों ने मिलकर आइसक्रीम भी खाई। फातिमा काफी खुश हुई। इधर अखबार में ही फातिमा ने एक इश्तिहार देखा। किसी बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए ये इश्तिहार दिया था। ये ऐड फातिमा के लिए काफी दिलचस्प का बायस था। ये कोई सेठ रफाकत था जिसकी बेटी कलसूम कैंसर जैसे मोजी मर्ज की आखिरी स्टेज पर थी। एक मालदार शख्स की इकलौती बेटी थी और बाप अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था जहां इसने अपनी बेटी का इलाज ना करवाया हो। तकरीबन 12 ममालिक में इसने की बेटी कलसूम जा चुकी थी, लेकिन हर तरफ से मायूसी का सामना ही करना पड़ा और उन्होंने यही बताया कि तशखीस में काफी देर हो चुकी है। अगर आप पहले कलसूम को लाते तो शायद इसका इलाज हो सकता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं।
आपकी बेटी के पास 6 माह का ही वक्त है। 15 दिन ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है जो हम आपको बता रहे हैं। ये सुनकर सेठ रफाकत के पैरों तले जमीन निकल गई। सेठ रफाकत का एक भांजा था जिसका नाम तैयब था। तैयब को जैसे ही कलसूम के बारे में पता चला कि अब ये लाइलाज हो चुकी है, तो इसने कलसूम से रिश्ता ही खत्म कर दिया। ये बात कलसूम के लिए काफी तकलीफ दे थी। इसका बाप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। रफाकत अपनी बेटी और अपने भांजे की इस हरकत पर बहुत अफसोस कर रहा था। हालांकि वो तैयब के पास गया था, इसे यही कहा कि बेटा, मेरी बेटी चंद महीने की ही मेहमान है। इस दौरान अगर तू इससे शादी कर लेता तो चंद दिन मेरी बेटी खुश रह सकती थी, लेकिन तुमने तो हद ही कर डाली। उल्टा मेरी बेटी को ऐसा दुख दिया जिसका खमियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मेरी सारी जायदाद ले लो, लेकिन मेरी बेटी के सामने इनकार मत करो। जिस पर तैयब ने अपने मामू से कहा, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता और ना ही मुनाफिक बनना चाहता हूँ। जब इसके साथ जिंदगी ही नहीं गुजार सकता तो इस रिश्ते का क्या फायदा। खैर, ये तैयब की सोच थी। अपने अपने एंगल से हर कोई ठीक ही था अपनी जगह पर, लेकिन तैयब के इस इनकार का सबसे ज्यादा सदमा कलसूम के बाप रफाकत को हुआ। इसने अपनी बेटी की शादी के लिए अखबार में इश्तिहार दिया और यही लिखा कि कोई ऐसा मुखलिस शख्स जो मेरी बेटी से शादी करेगा, 6 महीने मेरी बेटी को खुश रखेगा, तो मैं अपनी आधी जायदाद इसके हवाले कर दूंगा। फातिमा ने जैसे ही ये इश्तिहार पढ़ा तो अखबार अपने मंगेतर अरसलान के सामने कर दी। अरसलान ये पढ़कर हैरत में मुब्तला हो गया और फातिमा से यही कहने लगा कि बस नसीब की बात है। हम जैसे लोग दौलत के लिए तरस रहे हैं और जिसके कदमों में इतनी दौलत है, वो कुछ महीनों बाद दुनिया से ही जाने वाली है। उन्होंने खाना खाया, फिर फातिमा को वो घर छोड़कर अपने घर चला गया। अरसलान तो इस बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन फातिमा इस इश्तिहार के बारे में बार बार सोच रही थी। फिर घर जाकर इसने अरसलान को फोन किया और कहा, क्या सोचा फिर तुमने। अरसलान ने जब इसकी ये बात सुनी तो कहा कि इस बारे में बात कर रही हो। वो यही कह रही थी कि इस इश्तिहार के बारे में जो रफाकत साहब ने अपनी बेटी के बारे में कहा, तुम्हें चांस लेना चाहिए। क्या पता तुम्हारे नसीब बदल जाए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हो। अरसलान ने जब ये सुना तो कहा, अगर ये मजाक है तो इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं इतना भी क्या गुजरा नहीं कि पैसों के लिए इस लड़की से शादी करूं। फातिमा ने कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो कल को कोई और आएगा जो इससे शादी करेगा। अरसलान ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज कम मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। फातिमा ने इसे कहा, ठीक है, मैं ये बातें तुमसे फोन पर नहीं कर सकती। कल ही मैं तुमसे मिलूंगी, फलां पार्क में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरसलान फातिमा की ये बात सुनकर काफी हैरान हुआ और वो यही सोच रहा था कि फातिमा मुझसे क्यों मिलना चाहती है। ये जरूर इस इश्तिहार के बारे में ही बात करना चाहती थी, लेकिन अगर इसने बात ज्यादा की तो मैं इसे मना कर दूंगा। ये इसकी सोच ही गलत है। हालांकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और इसकी ये कैसी मोहब्बत है जो किसी दूसरी लड़की से अपने मंगेतर की शादी करने के लिए वो रजामंद हो चुकी है। दूसरे दिन वो फातिमा से मिलने गया। वो पहले ही इसका इंतजार कर रही थी। अरसलान ने आते ही फातिमा से यही कहा कि अगर तुम इस इश्तिहार के बारे में बात कर रही हो तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा। फातिमा अपने मंगेतर से यही कह रही थी कि जरा इस ऑफर पर गौर तो करो। वो रफाकत साहब की इकलौती बेटी है और बेचारी के पास 6 माह का वक्त है, इससे ज्यादा वक्त नहीं। हर जगह इसका इलाज करवा चुका है, लेकिन ठीक नहीं हुई। वैसे तो इसने आधी जायदाद देने का वादा किया है, लेकिन मेरे लिहाज से तो वह पूरी जायदाद भी मिल सकती है, क्योंकि इसका कोई और बेटा भी नहीं। अरसलान ने फातिमा से कहा, अगर इसकी क्या गारंटी है कि मेरी ही इससे शादी होगी। मुझसे पहले कई उम्मीदवार इसके बंगले के सामने बैठे होंगे। मैं ऐसी कोशिश ही क्यों करूं जिसमें मुझे कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। फातिमा ने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बात की कोई गारंटी तो नहीं कि तुम्हारी ही इससे शादी होगी, लेकिन किसी को ख्वाब देखने का तो कम से कम हक हासिल है ना। अरसलान ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अपने ख्वाब हासिल करने के लिए जायज तरीके से अच्छा रास्ता होना चाहिए। ये रास्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं महज 6 माह के लिए इस लड़की के साथ इस नीयत से जिंदगी नहीं बिता सकता कि जब ये मर जाएगी तो इसकी जायदाद का मैं वारिस हो जाऊंगा और अजायशी करूंगा। मैं इतना बेकम ज़र्फ नहीं। लेकिन फातिमा यही कह रही थी कि ट्राई करने में क्या हर्ज है। तुम खूबसूरत हो, पढ़े लिखे हो, एक बार ट्राई तो करो।
इसके बाद मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अपनी मंगेतर की खातिर इसने इसकी बात मानी और फिर बताए एड्रेस पर मुकर्रर तारीख पर वो रफाकत साहब के बंगले पर जा पहुंचा। इससे पहले भी काफी तादाद में लोग वहां जमा थे। रफाकत साहब काफी अफसरदा थे। इसका उदास चेहरा इस बात की दलील था कि वो अपनी बेटी की वजह से काफी परेशान है। लेकिन वो अपनी बेटी के कुछ आखिरी अयाम इसे खुशी देना चाहता था। हर किसी से 15-20 मिनट बात कर रहे थे। लोगों को जांचने की कोशिश कर रहे थे कि वो किस किस्म के लोग हैं। बहुत तजर्बेकार इंसान थे, इनकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि कौन हकीकतन किस नीयत से आया है। जब अरसलान की बारी आई तो रफाकत साहब ने बड़े ही गौर से अरसलान को देखा, इसकी आंखों में देखा, फिर इससे पूछने लगा, क्यों आए हो यहाँ? रफाकत साहब का ये सवाल बहुत ही अजीब लगा, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद इसने कहा, सर, एक ऐसी लड़की को खुशी देना चाहता हूँ जिसके पास बहुत ही कम वक्त है। रफाकत साहब ने कहा कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि वो 6 माह ही जिंदा रहे? अरसलान ने कहा, जी बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हो सकता है इससे पहले ही मैं इस दुनिया से चला जाऊं। अरसलान पहला शख्स था जिसके साथ काफी देर रफाकत साहब की बातचीत जारी रही। फिर वापस जाते वक्त रफाकत साहब ने अरसलान से इसका कांटेक्ट नंबर भी मांग लिया। अरसलान इसके बाद घर आया। फातिमा ने इसे कॉल की और पूछा क्या हुआ। फिर अरसलान ने सारी बात बताई। फातिमा काफी खुश हुई और खुशी से उछल रही थी। अरसलान से यही कह रही थी कि समझो तुम्हारा काम हो गया। मगर अरसलान ने इसे कोई जवाब ना दिया। वो तो ये चाहता ही नहीं था। अभी भी वो काफी परेशान था। फातिमा की इस सोच पे हैरान था कि ये कैसी लड़की है, मुझे किस रास्ते पे लगा दिया। 2 दिन बाद रफाकत की इस वक्त घर में मौजूद था, तो इसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसने एक जगह का एड्रेस बताया। इस्लाम बताए गए एड्रेस पर जा पहुंचा। वो एक हॉस्पिटल था जो रफाकत साहब का अपना ही था। वो इसे कमरे में लाया जहाँ कलसूम बेड पे लेटी थी। हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, बहुत ही कमजोर पीली रंगत थी और इसके सर के बाल भी काफी सफेद हो चुके थे। कलसूम की उम्र महज 25-26 साल थी, लेकिन इसे मालूम होता था कि ये 60 साल बूढ़ी औरत है। रफाकत साहब ने रोते हुए कहा, ये है मेरी कलसूम। कितने अरमान थे मेरे, मगर ये अपने अपने नसीब की बात है। शायद मेरे नसीब में यही था कि मेरी बेटी जवानी की हालत में ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर रफाकत साहब वहां से चला गया और अरसलान कमरे में मौजूद रहा। कलसूम इसके सामने बैठी थी। कलसूम की हनीफ सी आवाज में कहा, मैंने बाबा को मना किया था कि ऐसा मत करे, लेकिन इसने वही किया जो इसने सोच रखा था। मर्दों में इसी वक्त गई थी जब मेरे कजन तैयब ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये वो शख्स था जो साथ जीने मरने की कस्में खाता था। मेरी शादी का इश्तिहार अखबार में दिया। हालांकि मैंने बाप से कहा था कि ऐसा मत करें, लेकिन मेरे बाप मेरे सामने रोने लगा। यही कहने लगा कि मेरी ख्वाहिश है। अरसलान इससे कहने लगा, आपके वालिद है, आपको अपने वालिद का साथ देना चाहिए। इन्होंने जो भी सोचा आपके बारे में, इसकी ख्वाहिश थी कि बेटी खुश रहे, सो वो अपनी बेटी के लिए ही कोशिश कर रहा है। कलसूम ने इसकी तरफ गौर से देखा और कहा, आप हैं जिसको मेरे वालिद ने मेरे लिए चुना है। क्या नाम है आपका? और अब्बा ने आपको ही क्यों मुंतखब किया मेरे लिए? ऐसी कौन सी खास बात है आप में? अरसलान इससे कहने लगा, ये तो मैं नहीं जानता कि मुझ में कौन सी खास बात है। ये तो आपके वालिद ही बेहतर जान सकते हैं। कुलसुम ने इससे कहा, क्यों? ऐसी लड़की से शादी करने वाले हैं जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जिस पर अरसलान ने इससे कहा कि मैं आपका दामन खुशियों से भरने की कोशिश करूंगा। कुलसुम मुस्कुराने लगी। हालांकि ये मुस्कुराहट इसके चेहरे पर जच नहीं रही थी। ये तंजिया मुस्कुराहट थी। वो कहने लगी, खुशियां मुझसे पहले ही रूठ चुकी हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहती थी, अधूरे पड़े हैं। क्या इन कामों की तकमील में मेरा साथ दोगे? मेरा आखिरी वक्त करीब है। मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, लेकिन मेरा मिशन बहुत बड़ा है। अरसलान ने कहा कि आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बड़ी ही सादगी के साथ अरसलान का कुलसुम से निकाह हुआ। कुलसुम ने अरसलान से कहा कि कुछ अरसा पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। आज से 6 माह पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। जिस मिशन पर मैं काम कर रही थी, इसकी खुद निगरानी करती थी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं काफी कमजोर पड़ चुकी हूँ। बस इस दुनिया से जाने से पहले मैं अपने इन कामों की तकमील चाहती हूँ। अरसलान ने हैरानगी से इससे पूछा कि कौन से ऐसे काम हैं जिनकी तकमील जरूरी है।
जिस पर इसने अपने शोहर को बताया कि तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। बस मेरा साथ देना जब तक मैं जिंदा हूँ, और मेरे जाने के बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? अरसलान जी सुनकर सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा कि हाँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं इमानत में खयानत बिल्कुल नहीं करूंगा। मगर प्लीज ऐसी बातें मत करो। हर वक्त मेरे सामने ये बात मत किया करो कि मेरे पास वक्त कम है। इसके हाँ सब कुछ मुमकिन है। वो जो इंसान की शाह रब से भी ज्यादा करीब है। सबसे पहले कलसूम ने अपने ड्राइवर से कहा कि अब अरसलान मेरे लिए गाड़ी ड्राइव करेंगे। वो जहाँ भी जाती, अरसलान को अपने साथ लेकर जाती। सबसे पहले वो अरसलान को इस यतीम खाने में लेगी जो इसने अपने जाती पैसों से बनाया था। इसने अपने बाप से कहा था, और बाप ने बाखुशी ये यतीम खाने के लिए एक प्लाट खरीदा। 10 कनाल का ये बहुत बड़ा प्लाट था, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। कलसूम ने अरसलान को बताया कि मेरे वालिद ने भी यतीमी की जिंदगी गुजारी। आप मुझे अक्सर अपनी कहानी सुनाते थे जिस तरह इसने जिंदगी गुजारी। मुश्किलात में पले बड़े। माँ ने भी दूसरी शादी कर ली और अब्बा बिल्कुल तनहा हो चुके थे। इसके बाद कलसूम अरसलान को एक अस्पताल में ले गई, जहाँ कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता था। इस अस्पताल की सारी फंडिंग रफाकत साहब खुद कर रहे थे, और ये भी कलसूम के कहने पर ही था। कुछ अरसे ही कलसूम के साथ रहने पर अरसलान को इस बात का पता चल चुका था कि कलसूम किस जहनीत की मालिक है, कितनी बड़ी खातून है। और मैं ऐसी लड़की से महज इसलिए शादी कर रहा था कि इसकी जायदाद का मालिक बन जाऊं। अफसोस है मुझ पर। वो फातिमा को भी मुलामत कर रहा था, जबकि फातिमा हर वक्त इससे राब्ते में रहती कि ऐसी मरीज लड़की में दिलचस्पी मत लेना जिसके पास कम वक्त है, और इसके साथ किसी किस्म का जिस्मानी ताल्लुक भी नहीं रखना। हर वक्त फातिमा की अजीबोगरीब बातें सुनकर इसके कान पक चुके थे। इसने अपना नंबर तब्दील किया, लेकिन पता नहीं कैसे फातिमा को इसका नया नंबर भी मिल चुका था। एक दिन वो अरसलान के सामने आई और कहा कि इतनी जल्दी बदल गए, इतनी जल्दी भूल गए कि ये मंसूबा मेरा ही था, वरना तुम तो घर में बेरोजगार पड़े थे। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब ना हुई तो तुम्हें भी कामयाब नहीं होने दूंगी। कलसूम के सामने इसके बाप को सारी हकीकत बता दूंगी कि तुमने इससे क्यों शादी की है। रफाकत साहब तुम्हें धक्के देकर कलसूम की जिंदगी से बाहर कर देगा। अरसलान ने इस बात का इकरार किया कि हाँ, मैंने इसी सोच पर शादी की थी, वो भी तुम्हारे कहने पर। लेकिन इसके बाद मुझे पता चला कि कलसूम कितनी बाहिम्मत और आला सोच की मालिक है। मैं तो इस काबिल भी नहीं था। मैं तो तुम्हारी तरह कम सर्फ था, जो तुम्हारे कहने पर इस रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन अब मेरी मंजिल कुछ और ही है। मैं नहीं जानता कि आने वाले वक्त में रफाकत साहब मेरे साथ क्या करते हैं, लेकिन मैं किसी सूरत कलसूम का साथ नहीं छोड़ना चाहता। दिल से यही दुआ करता हूँ कि ये मुकम्मल सेहतयाब हो जाए। इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ करता हूँ। बाकी अगर रफ़ाकत साहब ने मुझे फ़ारग कर दिया, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। लेकिन एक बात यकीनी है कि कलसूम मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी लड़की है। फातिमा से अरसलान की ये बात बर्दाश्त न हुई और वो रफ़ाकत साहब के ऑफिस में चली गई। इसने बताया कि आपकी बेटी के साथ धोखा हो रहा है, बल्कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई। अरसलान तो मेरा मंगेतर था। हम दोनों का मंसूबा था कि आपकी आधी जायदाद पर कब्जा कर ले। आपने अपनी 80 एक ऐसी शख्स को सौंप दी जो इसके लायक नहीं था, काबिल नहीं था। वो लालची है। मैं मानती हूँ कि मैं भी लालच और हिर्स मंदी का शिकार हो चुकी थी, लेकिन अरसलान भी इसमें बराबर का शरीक है। रफाकत साहब बड़ी ही खामोशी से इसकी बातें सुनते रहे, फिर कहा, और कुछ भी कहना है तो कह लो। फातिमा ने कहा, बस मैंने अरसलान की असलियत तो आपको बताना थी। रफाकत साहब ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो? यही कह रही थी कि आप अपनी बेटी को इस शख्स से दूर रखें, जिसकी नीयत इसको खुशी देना हरगिज नहीं थी। फातिमा अरसलान के खिलाफ सैर उगल कर वापस आ गई, जबकि रफाकत ने आला जरफी दिखाते हुए अरसलान से ऐसी कोई बात ना की। जबकि अरसलान ने खुद इस बात का इकरार कुलसूम के सामने से यही कहा कि मेरी बात गौर से सुनना। मुझे मजबूर किया था कि तुमसे शादी करूं। मैं इसमें मेरी रजामंदी बिल्कुल नहीं थी। मैं इसकी मोहब्बत में अंधा हो चुका था, इसकी मोहब्बत में ये कदम उठाया। लेकिन जब से तुमसे मिला हूं, मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी। फैसला तुम्हारे हाथ में है, मुझे अपनी गलती की। कुलसूम ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी यही सजा है कि मेरे जाने के बाद मेरे मिशन को जारी रखना और हफ्ते में एक बार मेरी कब्र पर हाजिरी जरूर देना। ये सुनकर अरसलान रोने लगा। आखिर वो दिन आ ही गया
जब अरसलान कभी नहीं चाहता था। कलसुम इससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। रफाकत साहब ने वादे के मुताबिक अपनी आधी जायदाद अरसलान के नाम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो अरसलान ने मना किया। हाथ जोड़कर रफाकत साहब से भी माफी मांगी और यही कहा कि मैं कलसुम के मिशन पे काम करना चाहता हूँ। मेरी सारी जायदाद आप ट्रस्ट के हवाले कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भी कलसुम के नाम पर दो बड़े अदारे चल रहे हैं। यतीम खाने में मुखलिस नादार बच्चों को तालीम दी जा रही है, जबकि अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। कलसुम के बाद अरसलान ने बिल्कुल शादी नहीं की। इसने अपनी सारी जिंदगी अवाम की खिदमत में वक्त कर दी। कलसुम को और इसके किरदार को अरसलान कभी भुला ना पाया। सारी जिंदगी यही सोचता रहा, मैं तो इसकी जायदाद पर कब्जा करने आया था, लेकिन कलसुम ने तो उल्टा मुझ पे कब्जा कर लिया। मेरे दिल को जीत लिया अपने किरदार की बदौलत। मैं खुद कलसूम का असीर हो चुका हूँ। मैं एक कम अकल इंसान था, लेकिन कलसूम ने ही मुझे जीने का मकसद बताया। इसने ही मुझे बताया कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं।